मैंने उसी बिहार में कर्पूरी ठाकुर को देखा है, उसमें लालू प्रसाद को भी देखा है, उसमें सत्येंद्र नारायण सिंह को देखा है, उसमें जगन्नाथ मिश्र को देखा है और विंध्येश्वरी दुबे को भी देखा है। उस दौर में नहीं होता था। तो बिहार शोज द वे। तलवार क्यों इतनी संख्या में लाए जा रहे हैं? और माफ़ कीजिएगा, इस बार बहुत बड़ी तादाद में गाँव में, कस्बों में ही नहीं गाँव में भी तलवारें बांटी गई थीं। और ये जो एक गमछा जो होता है भगवा कलर का, वो बांटा गया था। इंटरनेट बहुत ख़तरनाक चीज़ है और ये मनुष्यता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है। और प्रशासन, मीडिया और आप जैसे जो लोग हैं, जो इस तरह के मंच हैं, इन पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। जी, दो आप अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन मेरे दो सवाल भी। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। अभी बादशाह जी बात कर रहे थे अतीक अहमद के क्या कारण की, और वो आप देखिए कि संयोग नहीं है ऐसा। इतनी बार ये संयोग होंगे कि कोई एक बड़ी खबर आ रही है, इसमें सरकार परेशान है, फिर एक हेडलाइन के और वीडियो होता है। तो हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है। दूसरा कि जब मैं वहाँ गया तो मैंने ये जो दंगे हिंसा हुई तो उसका एक सामाजिक ताना बाना भी देखा। और जो लोकल जो वहाँ के कुछ समाज सेवी या बुद्धिजीवियों से बात हो, तो उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात की तरफ इशारा किया है। मैं चाहूँगा कि इस पर आप भी कुछ अपनी बात रखें कि वही हेडलाइन मैनेजमेंट की बात हो रही है कि जाति जनगणना को डिफ्यूज करने के लिए ये किया गया है, प्लान किया गया। ये बात हमने वहाँ सुनी, खबरें की। जो आपने सवाल पूछा उस पर भी हम आ जाएंगे। तो देखिए, बिहार में जो झारखंड भी पहले बिहार ही में था, तो वहाँ पे ये बड़ी अजीब बात है कि रामनवमी के जुलूस और रामनवमी के जुलूस के दरमियान दंगे का बड़ा पुराना इतिहास है। ये कोई नया नहीं है, रूप भले इसका नया हो, लेकिन राजनीति और सांप्रदायिकता का जो रिश्ता बिहार में है वो ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश या दूसरे और जो स्टेट्स हैं जो दंगे के लिए कुख्यात या बहुत ही वो हैं, उससे बिहार जुदा रहा है। नो, जब स्टेट एक था, यानी दोनों हिस्से जो हैं बिहार के अंतर्गत थे, तो मैं नाम लेकर बता सकता हूँ कि जमशेदपुर का इलाका, रामगढ़ का इलाका, हज़ारीबाग का इलाका, गिरिडीह का इलाका, रांची के कुछ हलके, ये और सीतामढ़ी, ये जो इलाके थे वो कम्युनल स्तर पर बहुत ही संवेदनशील और आमतौर पे रामनवमी नाम की जो चीज़, जो पर्व आता था, उस दरमियान विस्फोट करने और कराने की पूरी तैयारी की जाती थी। लेकिन बाद के दिनों में जब कुछ बेहतर राजनीतिक लोग सत्ता में आए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत अच्छे थे, लेकिन रिलेटिवली बेहतर थे, तो उन्होंने कुछ और किया या ना किया हो, लेकिन दंगों को कंट्रोल कर लिया। उसमें एक दंगे को मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं एक यंग रिपोर्टर की तरह, जैसे ये सज्जन जो अपना लगाए हुए हैं मोबाइल, मैं उन्हीं की उम्र का रहा होऊंगा। और मैं नवभारत टाइम्स के एक रिपोर्टर के तौर पे मैं दिल्ली से गया हुआ था। मैं दिल्ली में रहता था और बिहार में अचानक जाना पड़ा, तो मेरी पहली नौकरी नवभारत टाइम्स की थी। तो हालांकि मैं शुरू से मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर था, लेकिन उस दिन हमारे यहाँ संख्या कम थी, चूँकि रामनवमी का माहौल था, तो हमारे जैसे लोग ही आते थे और लोग कुछ पर्व और त्यौहार मनाने में लगे रहते थे। तो मैं क्राइम मेरी या कम्युनल राइट्स इस तरह का रिपोर्टिंग का मेरा अनुभव ज़्यादा नहीं था, ये बात सच है। लेकिन मैं निकल गया, मैंने कहा भाई अगर हम दफ्तर में हैं और ऐसी घटना हुई है तो ज़रा देखें। तो ये पटना सिटी का मसला था। पटना शहर और पटना सिटी में कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक पटना शहर है और उसका एक हल्का जो है पटना सिटी कहलाता है, ठीक है जी। तो पटना सिटी इलाके में निकल गया, क्योंकि वहाँ दंगा हो चुका था। हम लोग 5-6 रिपोर्टर गए, तब तक कर्फ्यू लागू हो चुका था। तो खैर कर्फ्यू पास अखबार ने तुरंत मुहैया करवाया, कलेक्टर वलेक्टर से मिलकर जो भी किया। तो हमने क्या देखा कि कुछ ही देर बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सायरन बजाती हुई उनकी गाड़ी चली आती है। वो नए नए मुख्यमंत्री बने थे, जिनका नाम लिया गया तेजस्वी यादव, उनके पिताश्री थे, और उनके कार्यकाल का भी दावा बनता था, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो वो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये चीफ मिनिस्टर कैसे आ गया यहाँ, कलेक्टर आए, एसपी आए, डीआईजी आए, अधिक से अधिक डीजी आए, ये क्या मामला है। तो हमें बड़ा अजीब सा लगा।
हम थोड़ा क्रिटिकल भी थे उनके तौर तरीकों की, कहीं भी चाय की दुकान पर खड़ा हो जाना, मजमा लगा देना, और इस तरह का उनका वो था, आई मीन अपने को बहुत पॉपुलर लीडर के रूप में पेश करने का। तो लगता था कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा और मैंने महसूस किया कि पॉलिटिकल लीडर अगर अपने को ताक पे रख दे, मतलब अपने को बिल्कुल स्टेक पर रख दे, तो शायद प्रशासन में, जनता में, समाज में हर जगह एक मैसेज जाता है कि अरे ये तो कमाल, ये बताइए ये आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को देखा, पत्रकारों को, और पुलिस के पीछे हम लोग थे ताकि हम लोगों पर पत्थर न पड़े, क्योंकि सबके पास तो कंटोप था नहीं लोहे वाला, हम लोग पीछे पीछे थे और कंटोप केवल पुलिस वाले पहने थे क्योंकि पत्थरबाजी खूब हो रही थी। तो देखा कि साहब ये आ गए और हंगामा मचा हुआ है, सारे कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एमएलएज हैं और लोग, और ये माइक ले करके और अनाउंस करने लगे। और जो अनाउंसमेंट करने लगे उसमें ये था कि अब वहीं मतलब उनकी, मैं भोजपुरी में बोल रहे थे, मगही या वहाँ की, जिसका मतलब ये था कि ये दंगा अभी नहीं रुका तो हम इजुक से यहाँ से जाएंगे ही नहीं, हम यहीं रहेंगे रात भर, हम दिन भर यहीं रहेंगे। मतलब कुछ इस लहजे में उन्होंने भाषण किया। और यकीनन आपको मैं बताऊं कि वो दंगा 2 बजे रात 3 बजे भोर तक बिल्कुल शांति हो गई, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई बंदूक नहीं चली, कोई लाठी नहीं चली, जो उपद्रव हो चुका था उनके आने से पहले वो। तो इससे एक बात तो बिल्कुल मैंने अपनी आंखों के सामने देखी, जो तमाम जो दंगों के स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, समाजशास्त्री, कि अगर शासन चाहे तो दंगा नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। दंगा के फूटने का, दंगा के होने का तो हमारे जैसे समाज में इस पर किसी का वश नहीं है। दंगा कराने वाले 1 या 2 होते हैं, 10 होते हैं या 10,000 होते हैं, तो वो तो हो सकता है, लेकिन वो कंटिन्यू करेगा बिल्कुल नहीं। अगर प्रशासन चाहे तो दंगा कंटिन्यू नहीं करेगा। इससे मैं अपने निजी जीवन में एक रिपोर्टर के तौर पे भी मैंने कई बार देखा है। और एक तो दिल्ली के दंगे में देखा जो सिख विरोधी कत्लेआम था, उस दौरान भी मैंने ये बात देखी कि प्रशासन की जो भूमिका थी, हम लोगों ने अपनी नंगी आंखों से देखा कि किस तरह से कोई काम ही नहीं कर रहा है और दंगा चलता रहा। और एक पटना में जाकर देखा और कुछ और हलकों में भी देखा। तो एक तो मैं ये बात करना चाहता था कि निश्चित रूप से इस बार प्रशासन की जो वहाँ भूमिका थी वो नहीं थी जिसकी दरकार बिहार जैसे स्टेट को रही है, जो क्लेम करता है कि वो सेकुलर डेमोक्रेटिक राजनीति का एक अल्टरनेटिव दिखा रहा है देश को। एक कहावत है ना, बिहार शोज़ द वे। बहुत बार बार ये कहते हैं बिहारी लोग कि हम रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, चाहे उसके पहले का वगैरह वगैरह। तो वो चीज़ इस बार बिल्कुल नहीं दिखी, कोई नेता नहीं गया, कोई इंटरवेंशन तत्काल जो एक प्रशासनिक होना चाहिए था वो बिल्कुल गायब था। हम तो यहीं से देख रहे थे, हम तो स्पॉट पे नहीं थे। तो एक तो बात मैं ये कहना चाहता था। और दूसरी बात ये कि हमारी जो जानकारी है बिहार से कि सासाराम और बिहार शरीफ के इलाके में नहीं, पूरे बिहार के कई इलाकों में लंबे समय से तलवारों की बंदरबाट की जा रही थी। उनको मंगाया जाता था ट्रकों से, गाड़ियों से, लारियों से और ऑटोज़ या जो भी उनके पास हो, और ये आते थे। उसकी कहीं कोई धरपकड़ नहीं हो रही थी। तो आखिर वो क्या माला है, फूल हैं कि किसी अच्छे काम के लिए लाए जा रहे हैं, शिव जी पर चढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं कि भाई माला फूल लेकर जाओ कहीं तो बात समझ में आती है, लेकिन तलवार क्यों इतनी संख्या में लाए जा रहे हैं। और माफ़ कीजिएगा, इस बार बहुत बड़ी तादाद में गाँव में, कस्बों में ही नहीं गाँव में भी तलवारें बांटी गई थीं। और ये जो एक गमछा जो होता है भगवा कलर का, वो बांटा गया था। और हमारे कई मित्र ऐसे हैं, मैं नाम लेकर भी कह सकता हूं, लेकिन नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्टिविस्ट हैं। मैं तो एक्टिविस्ट हूं नहीं, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मेरे को कई एक्टिविस्ट ने बताया, सोशल एक्टिविस्ट ने बिहार के, जो गांव में काम करते हैं और जिनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कि लोगों को पैसे भी दिए गए इस बार, और काफ़ी मात्रा में पैसे बांटे गए हैं लोगों को, और उसको इस नाम पर बांटे गए हैं कि ये आगे भी मिलते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें की गई, लेकिन प्रशासन के स्तर पर जिसके पास इंटेलिजेंस है, खुफिया एजेंसियां हैं, जिसके पास अपना पुलिस डिपार्टमेंट है, अपना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, और सबसे बढ़ चढ़कर जो पॉलिटिकल पार्टी राज कर रही हैं उनके कार्यकर्ता हैं।
तो आखिर ये तमाम जो एजेंसीज हैं, तमाम जो ये मैकेनिज्म है, वो फेल क्यों किया? तो कहीं ना कहीं ये केवल प्रशासनिक विफलता नहीं है, ये राजनीतिक विफलता भी है। और दूसरी बात जो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि मैं दिल्ली से नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर के तौर पे वहाँ पटना पहली बार गया था 1986 में, और 1994 तक मैं वहाँ रहा। आई थिंक 95 के शुरू तक मैं रहा। तब तक रामनवमी के जुलूस, जैसा मैंने कहा, और दंगा फसाद सिर्फ जमशेदपुर में होता था, सिर्फ रामगढ़ में होता था, सिर्फ हजारीबाग में होता था, सीतामढ़ी में होता था, और रांची के कुछ हलकों में होता था। इंटायर बिहार में इस तरह का माहौल नहीं होता था। ये दंगे भले दो जगह इस बार ज़्यादा हुए हैं जिनका जिक्र है इस रिपोर्ट में, लेकिन माहौल पूरे स्टेट के बड़े हिस्से में दंगा का ही रहा है। ये कम लोगों को अंदाज होगा। बिल्कुल दंगाई माहौल रहा है। वो नहीं भड़का, वो बिकॉज ऑफ वहाँ की जो एक सोशोलॉजिकल जो स्थिति थी उसके कारण। तो ये जो चीज़ है, आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पटना को मैंने रामनवमी के दिन बिल्कुल शांतिपूर्ण देखा अपने 6-7 साल 8 साल के कार्यकाल में, वहाँ पर जुलूस निकलता है, और ये जुलूस पहले कभी नहीं निकलता था। और जुलूस ही नहीं निकलता है, रैली होती है। उस रैली के मंच पर बड़े नेता जाते हैं, और बड़े नेता सर्वदलीय होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। ये आश्चर्यजनक घटना है कि रामनवमी के जुलूस में, ठीक है आप राम की नवमी मनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर जिस पटना शहर में कभी जुलूस नहीं निकलता था रामनवमी का, जहाँ कभी कोई मार्च नहीं होता था, जहाँ कभी कोई सभा नहीं होती थी, उस सभा के धार्मिक आयोजन को राजनीतिक सामाजिक आयोजन में तब्दील किया गया। मुझे लगता है यह भी एक आश्चर्यजनक घटना है। मेरे लिए तो कम से कम बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि मैंने उस पटना को देखा था जहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मेरा ये कहना है बहुत संक्षेप में कि भाई, हम जो ये इस रिपोर्ट में जो बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, उसके अलावा मेरा एक सवाल है कि उत्तर भारत और हिंदी हार्टलैंड के इन हलकों में क्या वजह है कि जब भी कोई पर्व होता है, खुशी का होता है पर्व, उल्लास का होना चाहिए, धार्मिक भावना का होना चाहिए, लेकिन वो घृणा में कैसे तब्दील हो जाता है, वो नफरत में क्यों तब्दील हो जाता है? तो इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि एक तो ज़रूर ये काम किया जाना चाहिए और इसके लिए दबाव बनाया जाना चाहिए, और ये केवल हमारे आपके कहने से नहीं होगा, ये सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस करना पड़ेगा कि जितने सेंसिटिव इलाके हैं, जहाँ जहाँ दंगों का इतिहास है, वहाँ सारे धार्मिक जुलूसों को, सारे धार्मिक आयोजनों को बैन किया जाए। हमारे इतिहास में धर्म के जुलूसों का अगर मकसद केवल दंगा फैलाना हो तो उनको क्यों निकाला जाना चाहिए भाई? लोग रोटी के लिए निकलें, लोग रोजगार के लिए निकलें। कभी मैंने नहीं देखा कि रोटी और रोजगार के लिए लोग दंगा करते हैं। उन पर गोली जरूर चलती है, उन पर डंडे चलते हैं, लाठी चलता है। तो अपने इश्यूज को लेकर लोग लड़ें, लेकिन धर्म के नाम पर लोग लड़ें और आप कहें कि नहीं साहब इसको तो हम रोक नहीं सकते। मुझे लगता है कि सेंसिटिव इलाकों में धार्मिक जुलूसों को रोका जाना चाहिए। ये मेरा सोच है। जहाँ पर शांतिपूर्वक चीज़ें होती हैं, जहाँ दंगे का इतिहास नहीं है, वहाँ अपने ढंग से चीज़ें चलें, और जब दंगे बंद हो जाएं तो उन इलाकों में भी सीमित रूप से अनुमति दी जा सकती है। तो एक तो ये पहलू मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर उठाने की ज़रूरत है। हम इस छोटे से हॉल में 5-7 लोग बोल रहे हैं और 50 लोग सुन रहे हैं, हम अपनी बात नहीं ले जा सकते समाज तक। हमें, क्योंकि यहाँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं है। मैं जानता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ नहीं आएगा, और आएगा भी तो डिस्प्ले नहीं होगा आपकी बात प्रसारित भी नहीं होगी, छपेगी भी नहीं। मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को मोबिलाइज किया जाना चाहिए। सीधे सवाल किया जाना चाहिए राजनेताओं से कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप क्यों जुलूसों के मंच पर या इस तरह के आयोजनों के मंच पर स्वयं अवतरित हो जा रहे हैं? ज़रूरत क्या है भाई? क्या ज़रूरत है? तो जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि अमुक मंत्री या अमुक मुख्यमंत्री ने ये क्यों नहीं किया, उससे ये क्यों सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं कि आप स्वयं क्यों जाते हैं ऐसे जुलूसों में? ईश्वर ने तो नहीं कहा है कि जुलूस निकालो, ईश्वर ने तो नहीं कहा है कि तलवार भांजो, तलवार की सप्लाई करो। कौन लोग सप्लाई कर रहे हैं?
और अगर सप्लाई कर रहे हैं तो उसको पकड़ना, उसकी शिनाख्त करना, उनको बंद करना, ये प्रशासन का काम है। न कि प्रशासन का काम यह है कि अपेक्षाकृत जहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हंगामी जुलूस हो वहाँ पर आयोजन में वो स्वयं पहुँच जाए। मैंने स्वयं देखा है फोटोग्राफ बड़े बड़े राजनेताओं के कि वो मंच पर हैं और तलवारें चमक रही हैं, तलवारें चमक रही हैं। तलवार को चमकाते हुए जुलूस निकालना, रैली करना, सभा करना और वहां बड़े बड़े नेताओं का जो संविधान की शपथ लेकर के राज करते हैं उनका उपस्थित होना, मुझे लगता है अपने आप में ये हाल के वर्षों की घटना है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। मैंने उसी बिहार में कर्पूरी ठाकुर को देखा है, उसमें लालू प्रसाद को भी देखा है, उसमें सत्येंद्र नारायण सिंह को देखा है, उसमें जगन्नाथ मिश्र को देखा है और विंध्येश्वरी दुबे को भी देखा है। उस दौर में नहीं होता था। तो ये क्यों हुआ है? निश्चित रूप से ये जब से एक खास पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में गठबंधन में आई है और गठबंधन का उसने इस्तेमाल किया है अपनी शक्ति के विस्तार के लिए, ये तभी हुआ है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि साहब वो तो जूनियर पार्टनर है। तो मैं समझता हूं कि जो जूनियर पार्टनर है वो आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली अपना इन्फ्लुएंस मेजर जो पार्टनर है उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैलाता है। और ये इसका उदाहरण है जो हमारे मित्र जान दयाल ने बताया कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी INP मिनिस्टर बने थे तो उस समय मीडिया में क्या हुआ था वो तो हम लोगों ने स्वयं देखा है उस दौर को। तो इसलिए मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ आप लोग एक्टिविस्ट हैं, हम लोगों से कहिएगा हम लिख देंगे, हमारा काम लिखना है, बोलना भी है कभी कभी, लेकिन आप लोग जो वाकई एक्टिविज्म कर रहे हैं सोशल, आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से सवाल कीजिए, उनसे जो कह रहे हैं कि हम सेकुलर हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो जिनका काम ही यही है, लेकिन जो सेकुलर डेमोक्रेटिक अपने को मानने वाले संगठन हैं उनसे सीधे सवाल किया जाना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं और क्यों नहीं इसको बंद करें। तो ये कुछ बातें मैं कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और एक बात बिल्कुल आखिर में, और जिसको जूलियन असांजे ने भी कहा था, जिन्होंने इंटरनेट के ज़रिए पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया कि इंटरनेट बहुत ख़तरनाक चीज़ है और ये मनुष्यता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है, ये स्वयं असांजे ने कहा था। और असांजे आज किसी स्थिति में हम सब जानते हैं। मुझे लगता है कि दंगों में जो इंटरनेट बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका कितना बड़ा, खासकर व्हाट्सएप का कितना बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। और प्रशासन, मीडिया और आप जैसे जो लोग हैं जो इस तरह के मंच हैं, इन पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए और इस बहस को बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाना चाहिए, न कि सिर्फ हम लोगों आप लोगों तक। दैट्स ऑल, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।